हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू एम्बाइब। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। यस, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। बेसिकली जैसा कि हम 11th में तो जा ही रहे हैं, अपना सिलेबस चल ही रहा है, पर जेई में कुछ बच्चों की डिमांड थी कि 12th के भी कुछ कंसेप्ट्स कराए जाएं, रिवीजन कराया जाए, क्वेश्चंस कराए जाए। तो उनके लिए मैं लेके आया हूं कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस कोई एक टॉपिक हमने पकड़ा है। आज हमने इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। उसमें होने वाले जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं सबको हम रिवाइज भी करेंगे और उसके बाद उन पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और क्वेश्चन से हम कंसेप्ट्स को सही से सीखेंगे। अल्टीमेटली हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन से हम अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके, सो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ओके, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट। ओके, कंसेप्ट रिवीजन। सबसे पहले आप अभी स्टार्ट करते हैं हम कुछ, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ कि क्या इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे, बहुत शानदार तरीके से जाने वाला है सेशन। ओके, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत किसी को नहीं। मतलब आओ कंसेप्ट रिवीजन करते हैं, सीखते हैं, पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस को। बहुत शानदार सेशन होने वाला है। मतलब ये मान लीजिए जिन लोगों ने स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया है उनके लिए सेशन बनाया गया है, ताकि आपको अपने कंसेप्ट में और स्ट्रॉन्ग किया जाए, कुछ वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस कराए जाए, ताकि आपका एक कंप्लीट वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन आपके पास रहे, और साथ साथ कुछ कंसेप्ट के रिवीजन भी कराए जाएं, कुछ फॉर्मूलेज आपको बताए जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स सब जानते हैं कैसे निकालते हैं। कोई भी 2 पॉइंट चार्ज है हमारे पास, सिंपल सी बात है कि 2 पॉइंट चार्ज है और वो किसी डिस्टेंस R पे है। ये Q1 मान लो, ये Q2 मान लो। ओके, R डिस्टेंस पे है, तो इन पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सब जानते हैं कि F K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K की वैल्यू हम जानते ही हैं, जो SI यूनिट K की लेते हैं हम, दैट इज 9 × 10⁹। और बेसिकली वैक्यूम की बात करते हैं, मतलब यहाँ कंडीशन, जो फोर्स की कंडीशन ये दी गई है, ये हमने माना है कि बीच में वैक्यूम है आपका, मतलब बीच में क्या है? वैक्यूम है। ओके, अब अगर इसमें बात की जाए, ये तो रहा मैग्नीट्यूड, ये तो रहा बच्चा क्या? मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड। अगर यही फोर्स को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो ये 1 और ये 2, मैं कहूँगा कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब फोर्स ऑन 1 पे लगने वाला फोर्स दूसरे चार्ज की वजह से। सिंपल सी बात है, दोनों चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, तो दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पे लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में। मतलब ये कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। आई बस में। तो ये तो रहा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, ये रहा मैग्नीट्यूड आपका, ये रहा मैग्नीट्यूड। अब इस मैग्नीट्यूड को अगर मैं डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं, सुनिएगा ध्यान से, इस मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म बन जाएगा। अब आप मुझसे पूछोगे सर कि डायरेक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करें? कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, आपके पास 2 पोजीशन है, आपके पास 1 पोजीशन है। क्या आप फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं फोर्स की डायरेक्शन ये है। अगर आपके पास पोजीशंस गिवन है, मतलब आपके पास R2 गिवन है, R2 पोजीशन गिवन है, और आपके पास R1 पोजीशन गिवन है। पोजीशन मतलब स्पेस में आपके पास XYZ जो है गिवन है। आई बस में, अगर ये गिवन है तो मुझे बताओ 1 से 2 जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या वो ये नहीं होगा? R2 to 1। अगर मैं ये डायरेक्शन निकालूं, आपके पास पोजीशंस हैं इन फॉर्म ऑफ पोजीशन, आप क्या इसको R2 to 1 नहीं लिखेंगे? 2 से 1 की तरफ, ये तो रहा वेक्टर। अगर मैं इसको कैप कर दूं तो ये डायरेक्शन हो गई, मतलब R2 to 1 कैप जो होगा वो डायरेक्शन शो करेगा 2 से लेके 1 के बीच में। ओके, तो मतलब ये रहा मैग्नीट्यूड, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? R2 to 1। ये रहा आपका वेक्टर फॉर्म। अब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें
अगर R21 को एक्सपेंड करें तो कैसे लिखेंगे हम? आप जानते हैं किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर से। अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो। आई बस में मतलब आपको किसी का भी अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको वेक्टर पता होना चाहिए उसका, और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अगर R2 और 1 आपके पास पोजीशन गिवन है तो मैं लिख सकता हूं R1 माइनस R2। ये आपका क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट, मतलब 2 से 1 की तरफ डिस्प्लेसमेंट। ये रहा वेक्टर। अगर आपको इसका निकालना है सिर्फ डायरेक्शन, मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ये रहा R1 माइनस R2 और इसको डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से। और ये बेसिकली मैग्नीट्यूड क्या है? ये R ही है। इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? वो R है। तो मैं इसको लिख सकता हूं R1 माइनस R2 R, और ये बेसिकली कुछ नहीं R21 भी है, R21 वेक्टर भी है। अब इसको यहां पुट कर दो, तो मतलब आपके पास इन वेक्टर फॉर्म आप लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना, R21 वेक्टर अपॉन R। अब इसको अगर करें और Q1 Q2 R क्यूब R21 ऐसे डिफाइन किया जाता है, ऐसे आपका डिफाइन किया जाता है। मतलब 1 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू 2 जो होगा दैट विल बी डिफाइंड फ्रॉम द पोजीशन वेक्टर R2 to 1, क्योंकि 1 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू 2 जो है वो इस डायरेक्शन में है। ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है 2 से 1 की तरफ, और 2 से 1 की तरफ कैसे लिखेंगे? R21 डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में क्या होगा? R21, और R21 को डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिखना है तो पोजीशन का डिफरेंस होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल क्या है? 1 और इनिशियल क्या है? 2। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको हमेशा कहीं पर अगर आएगा तो इस वेक्टर फॉर्म में आपको यूज करना है। क्वेश्चंस भी देखेंगे इस पे, ओके, क्वेश्चंस भी देखेंगे इस पे। नेक्स्ट, अगर बात की जाए अब इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज, चार्ज कौन सा? जिस पे आप निकाल रहे हो। अगर इस केस में देखूं तो मैं 1 पे निकाल रहा हूं तो 1 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उसके चार्ज से डिवाइड हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी? के Q2 अपॉन R स्क्वायर, के Q2 अपॉन R स्क्वायर। आई बात में ये मैग्नीट्यूड होगा। और सिंपल अगर वेक्टर फॉर्म देखो, अगर अभी तो जैसे ये हमारा क्या है, रुको एक मिनट, ये है हमारा वेक्टर फॉर्म में। अगर मुझे लिखना भी है इसको तो मैं कुछ नहीं करूँगा, जो F12 है मैं लिखूँगा ये कि Q1 से डिवाइड करूँगा तो हट जाएगा। चलो कर लेते हैं Q1 Q2 अपॉन R21 R क्यूब अपॉन Q1। तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या है? के Q2 अपॉन R क्यूब R21। ये रही वेक्टर फॉर्म में, ये रहा वेक्टर फॉर्म में। आपको सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड तो सिंपल होगा, के Q2 अपॉन R स्क्वायर ओनली। ये रहा मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड का करना है तो Q1 से डिवाइड कर दो तो ये रिलेशन आपका आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात सिंपल क्लियर, आपको बात समझ में आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ तक समझ के कि फोर्स होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? एक चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। आई बस में अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो आप फोर्स निकाल सकते हैं, जस्ट Q1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वहाँ पर होने वाले चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ गया आपका फोर्स की वैल्यू भी। ऐसे आप निकाल सकते हैं, ये आपने पढ़ा है, इसमें कोई बड़ी बात और कोई मेन मतलब इतनी टफ चीज़ नहीं है। अब नेक्स्ट आओ, ओके, इसको हटा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, इसको आप नोट डाउन कर लिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सुनिएगा, अब आपके पास फोर्स आ गया, ओके, फोर्स आपके पास आ गया, F आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये वैल्यू है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, Q1 Q2 कांस्टेंट है और K भी कांस्टेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट हो गया। इस फोर्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे? मास इनटू एक्सेलरेशन से। मतलब उस पॉइंट पे आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब फोर्स है तो फोर्स सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं।
पहली बात ये। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, F/m, और F को आप Q इंटू ई भी लिख सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं QE/m, तो ये फॉर्मेट भी यूज होगी। नेक्स्ट, अगर आपके पास फोर्स है तो कहीं भी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पे हो। बॉडी किस पे हो, इक्विलिब्रियम पे। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पे है दैट मीन्स कि नेट फोर्स जितना होगा वो जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब नेट फोर्स एक्स में भी जीरो होगा और नेट फोर्स वाई में भी जीरो होगा। तो अगर आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन देता है, तो आपका मतलब नेट फोर्स जीरो है। उस नेट फोर्स से एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, इस कंडीशन का आप यूज करेंगे। दैट्स ऑल, ओके, इसमें कोई बात नहीं। तो पॉइंट चार्ज की कहानी खत्म हुई, पॉइंट चार्ज की बता यहाँ पर कहानी खत्म हुई। अगर अब मैं देखो चार्ज बॉडीज, मतलब कंटिन्यूस चार्ज बॉडीज होती हैं। कंटिन्यूस चार्ज बॉडीज होती है कैसे, आपका सपोज मान लो कि बहुत एक रॉड है, ओके, अब ये लेंथ में इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं लैम्डा चार्ज डेंसिटी बोल रहा हूँ। लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब आपने टोटल चार्ज, सपोज इसका Q था, टोटल चार्ज Q था, वो L लेंथ थी, तो लैम्डा क्या हुआ आपका, मतलब आपने पूरी की पूरी लेंथ पे टोटल चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वो इस कंडीशन में पूछता है कि बताओ कि सर बताओ कि हमारा किसी भी P पॉइंट पे, मान लो कि A दूरी है यहाँ से, A दूरी है यहाँ से, तो वो पूछेगा कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी और चार्ज की फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अगर बेसिकली आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो यहाँ पर फोर्स भी आ जाएगा, यहाँ पर रहने वाले चार्ज से मल्टीप्लाई करके। अगर इसको निकालना है तो आप जानते हैं कि ये निकाल सकते हैं, वैसे तो इंटीग्रेशन से आता है, बट डायरेक्टली आप रिलेशन यूज कर सकते हैं। और रिलेशन क्या हुआ, के कैपिटल Q, देखो पॉइंट के कैपिटल Q, ए एल प्लस ए एल प्लस ए। अब ये सिंपल रिलेशन हुआ एक चार्ज रॉड की वजह से किसी भी ए डिस्टेंस पे उसके नेक्स्ट पॉइंट से। अब इसको रटना कैसे, बोलते सर हम भूल जाते हैं। मुझे बताओ, अगर ये पॉइंट, ये जो रॉड है, ये रॉड एक पॉइंट चार्ज बन जाता, मतलब इस रॉड को मैं कंसीडर कर दूं एक पॉइंट चार्ज। अगर ये पॉइंट चार्ज बन गया तो कहने का मतलब ये रहा ए, और यहाँ पर एल लगभग लगभग जीरो हो गया। अगर पॉइंट चार्ज है तो एल मतलब जीरो है। अगर एल जीरो है तो यहाँ से क्या रिलेशन आएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर फॉर पॉइंट चार्ज। तो क्या किया मैंने, मतलब मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं पॉइंट चार्ज पे भी। तो इस तरीके से आपको याद करना कि ए स्क्वायर जो होगा वो ए एल प्लस ए होगा। क्यों, अगर एल की वैल्यू सपोज जीरो हो जाए, मतलब वो ब्रॉड से एक बिल्कुल पॉइंट चार्ज बन जाए, तो ये रिलेशन हमारा वही बनेगा जो हमने पढ़ा है। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत क्लियर है, आई बस में। ये रहा कि कोई रॉड थी या कोई लेंथ में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, अलोंग द एक्सिस आपको निकालना था, अलोंग द एक्सिस आपको निकालना था। अब यही कंडीशन कहाँ हो सकती है, सपोज ये रही रॉड आपकी, ओके मान लो सपोज ये रही, और आपको निकालना है अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। मतलब आपको किसी भी, अब हो सकता है कि ये जो एक्सिस आप परपेंडिकुलर एक्सिस ले रहे हैं ये मिड में हो या थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे हो, आपको यहाँ पर निकालना है। मतलब इस रॉड की वजह से इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कहीं पर आपको निकालना है। मान लो कि ये दूरी है इस रॉड से आर। अब इसके रिलेशन क्या होंगे, इसके क्या होंगे बच्चा, सुनिएगा। आप क्या करेंगे, बेसिकली इसके दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे और एक्सट्रीम पॉइंट से एंगल्स होंगे। मतलब ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट से एंगल। एक मान लो कि एक एंगल बनाना θ1 और दूसरा बनाना θ2, एक बना रहा है θ1 और एक बना रहा है θ2। और लैम्डा मान लो इसकी चार्ज डेंसिटी है। लैम्डा मतलब पूरा का पूरा चार्ज जो है वो अपने किस पे डिवाइड कर दिया, लेंथ पे डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा कि यहां पर आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड।
मतलब एक तो इसके परपेंडिकुलर होंगी सीधा, और एक इसके क्या होगी, मान लो पैरेलल होगी। मतलब इस ये दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो परपेंडिकुलर वाला और एक लेंथ रॉड के पैरेलल वाला। ओके, अब इसके रिलेशन की बात करूं तो जो परपेंडिकुलर वाला रिलेशन आता है वो क्या होता है, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आई बात समझ में? मतलब जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो डायरेक्टली किसके अलोंग होगा, इस एक्सेस के अलोंग होगा। ओके, अब इसको आप x मान लो, कुछ भी मान लो। अब यहाँ पर x मान लेते हैं, कहीं पर इसको मैंने ऐसे बना दिया, कहीं पर मैंने इसको ऐसे बना दिया। ओके, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, यही तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यहाँ वो y बन गया। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि x और y क्या है, पर इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू ये है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि एक तो r जो है वो इसकी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है। जो यहाँ पर आर है वो पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है। और थीटा 1 और थीटा 2 जो है मेरे बच्चे, वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर आपने थीटा 1 इस तरफ मेजर किया और थीटा 2 इस तरफ किया, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यहाँ पर आपके थीटा 1 थीटा 2 अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, होने चाहिए, तभी डायरेक्टली आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, अगर पैरेलल की बात करूं तो के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये रिलेशन बना, ये रिलेशन बना बच्चा आपका। ओके, ये पैरेलल। अच्छा, आप बोलेंगे सर कि पैरेलल क्या हमेशा इस डायरेक्शन में ही होगा? नहीं बच्चा, देखो परपेंडिकुलर वाला तो इसी डायरेक्शन में होगा, पैरेलल वाला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कौन सी लेंथ ज़्यादा है। यही बात समझ में आपको, कि ये लेंथ अगर ज़्यादा बन गई, ये वाली लेंथ ज़्यादा है, तो इसका ये कंपोनेंट इस तरह ज़्यादा आएगा, तो ये इस तरह बनेगा। अगर ये वाला लेंथ ज़्यादा है तो इस तरफ नीचे को बनेगा। यही बात समझ, ये बात क्लियर है? तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप। ओके, ये वैल्यू निकालो और किस डायरेक्शन में लेना है वो आप इसके रेस्पेक्टिव लेंथ से ले सकते हैं कि हाफ लेंथ जो है वो किस तरह ज़्यादा है। अगर ये इस तरफ ज़्यादा है तो इसका जो ये कंपोनेंट होगा, ये वाला, इसका जो कंपोनेंट होगा इस तरफ, तो ये वाला ज़्यादा होगा रेस्पेक्टिव टू ये वाला ज़्यादा होगा। मतलब ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा होगा तो ऊपर की तरफ आएगा, नेट जो आएगा वो ऊपर की तरफ y आएगा। ये बात क्लियर है आपको? ये बात क्लियर है? ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। आई बात सुने? अब कहीं पर प्रॉब्लम ऐसी भी आती है, ये देखिए, पॉइंट सपोज ये रहा, पॉइंट सपोज ये रहा। अब इससे आपको मेजर करना है, एक एक्सट्रीम पॉइंट ये रहा, एक एक्सट्रीम पॉइंट ये रहा। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी ये है, ये रही वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको आर बोलेंगे। और एंगल देखिएगा, ये वाले का एंगल तो थीटा 1 मान लो और इसका थीटा 2 मान लो। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि थीटा 1 और थीटा 2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, पर अपने रिलेशन में जो आता है वहां पर थीटा 1 थीटा 2 अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो अब क्या होगा कि थीटा 1 को पॉजिटिव मान लो यहां पर और थीटा 2 को नेगेटिव मान लो, दैट्स ऑल। आई बात समझ में? थीटा 1 पॉजिटिव ले लो, थीटा 1 नेगेटिव ले लो, क्योंकि यहाँ पर अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग अपोजिट चीज हो रही है, तो वहां पर आप उसको चेंज करेंगे। ये बात क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? और परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ऑफकोर्स सी बात है, इसी ही डायरेक्शन में होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना? कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा मेन जो है चार्ज रॉड हमने ले लिया और हमने ये भी ले लिया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब सुनिएगा नेक्स्ट। अब चार्ज रॉड हो गया, चाहे उसके एक्सेस पे निकालना हो, चाहे उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालना हो, वो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इनफाइनाइट अगर हो, चलो एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसी में ही अगर ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट है तो जो एंगल बनेगा, अब ये इनफाइनाइट बहुत दूर तो जा रहा है, तो ये एंगल बनने वाला क्या एंगल बनेगा,
ये बेसिकली कहीं ना कहीं 90 डिग्री बन जाएगा। मतलब ये देखो, आपको जो 90 डिग्री बनना चाहिए, मतलब ये ऐसे बनना चाहिए, और ये वाला एंगल भी जो है वो बेसिकली 90 बनेगा। अगर इनफाइनाइट मीट करना है तो θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 90, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हुआ 2 k लैम्डा बाय आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, 90 हो गया, तो ये आ गया 2k लैम्डा बाय आर। तो इनफाइनाइट रोड की वजह से आपका रिलेशन क्या आएगा 2k लैम्डा बाई आर, और जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, cos θ2 माइनस cos θ1, तो दोनों जीरो जीरो वो जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? आ जाओ, अब मैं रिंग की बात करता हूँ। ये रही रिंग। आपके कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे और बहुत शानदार तरीके से लगाएंगे। ओके, तो कंसेप्ट फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सपोज ये एक रिंग है, तो रिंग का मतलब क्या हुआ कि चार्ज फिर से हमारा किस पे है, लैम्डा, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है रिंग की लेंथ पे, और मान लो टोटल चार्ज है क्यू, मान लो। अब इसके एक्सेस पे आपको निकालना है, इसकी रेडियस है आर और इसकी एक्सेस मान लो एक्स है, मतलब एक्स दूरी पे आपको निकालनी है वैल्यू। और आप इसका रिलेशन जानते हैं क्या होता है, जो ई पी होगा क्या होगा, आप जानते हैं, दैट इज के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी बाई टू, दैट इज द रिलेशन। मतलब आपको अगर किसी एक्सेस पे निकालना है, एक्स दूरी पे है, तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3/2। अगर आपको यह याद ना हो तो भैया एक बार आप इससे मैच कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर इसके सेंटर पे निकालूं, इस रिंग के सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो रिंग के सेंटर पे सारे चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है हर तरफ, तो सेंटर पे जीरो आना चाहिए। अगर सेंटर पे जीरो आएगा तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दो, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी सेंटर पे जीरो ही आ रहा है, तो के क्यू एक्स, तभी यहाँ पर एक्स आना चाहिए, क्योंकि सेंटर पे अगर जीरो करना है तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट करिए आपने, तो वो जीरो आनी चाहिए। आई बात समझ में? ओके, अगर इसका आप ग्राफ बनाएं, आई बात समझ में? ग्राफ मतलब ये ओरिजिन के एक्सेस ले लें, ये अपनी एक्सेस ले लें, इस तरफ पॉजिटिव उस तरफ नेगेटिव, तो आपका ग्राफ ऐसे बनता है, ये नेचर होता है, ये नेचर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मैक्सिमा होगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ेगा, फिर मैक्सिमा जाएगा, मैक्सिमा के बाद फिर घटेगा। अब वो पूछेगा आपसे किस वैल्यू पे, ये एक्स की वो वैल्यू जो r/√2 होगी, इस वैल्यू पे x इक्वल टू r/√2 पे। आई बात समझ में? तो ये वैल्यू यहां पुट कर लो। अगर आप इसको पुट करेंगे तो सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, अब इसको यहां पुट करेंगे तो यहां मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, कुछ नहीं करना आपको, बस यहां पर इसको आपको पुट करना है, कुछ नहीं करना बच्चे, यहां पर आपको पुट करना है, और वो आएगा 4/3√3 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दैट इज दिस इज द थिंग। आई बात समझ में? यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह का ग्राफ बनेगा, एक्स के रेस्पेक्टिव में एक जगह मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो इस वैल्यू ये होगी, उसके बाद वो घटना शुरू करेगा, तो ये हमारा ग्राफ बना। ओके, अब इसमें कई क्वेश्चन आते हैं स्टेबिलिटी के, मतलब वो आपसे पूछेगा कि स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम। अच्छा, अब स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी आप जानते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आपने पढ़े हैं। मतलब स्टेबल का मतलब हुआ कि आपने डिस्प्लेस किया कुछ और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, आपने कुछ डिस्प्लेस किया वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, तो वापस अपनी पोजीशन पे कब आएगा, जब उस पर फोर्स लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब आपके पास कंडीशन है ये। ओके, मान लो कि यहाँ पर चार्ज है कोई, ओके, ये फिर रिंग है क्यों, आई बात सुनो, आप जानते हैं कि इस पे लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव, अगर ये भी पॉजिटिव है और यहाँ भी चार्ज पॉजिटिव है, तो मतलब फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में।
अगर आप हल्का सा भी इसको डिस्प्लेस करें, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करें मान लो, तो क्या हुआ कि डिस्प्लेस तो किया आपने, बट फोर्स फिर भी इसी डायरेक्शन में है, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब वो वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आएगा। अब सुनिएगा, मान लो कि यहां पर चार्ज Q है और आपने यहां पर चार्ज किया माइनस क्यू चार्ज रखा, मतलब ये चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है और वहां पर माइनस Q है। अगर आप इसको यहां डिस्प्लेस करते हैं x, अच्छा पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स इस तरफ, अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स किस तरफ, वापस इस तरफ। आ रही है बात समझ में? अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के केस में जानते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। अगर यहाँ पर आप नेगेटिव चार्ज रख दें तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो वो डायरेक्शन हो गई इस तरफ। अब आपने डिस्प्लेस किया इस तरफ और ये फोर्स लगा इस पे इस तरफ, नेट फोर्स की वैल्यू इस तरफ आई, तो यहाँ पर मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकता है। आई बात समझ में? अगर मैं यहाँ पर फोर्स की वैल्यू देखूँ, तो फोर्स क्या होगा, यहां पर लगने वाला चार्ज माइनस Q और इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि माइनस Q और E कितना है आपका, इस पे KQ x/r² प्लस x², 3/2। ये है आपका क्या, फोर्स की वैल्यू इस पे जहां पर माइनस Q चार्ज रखा है। अगर इस कंडीशन में भी देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, पर कंडीशन क्या है, मान लो कि R आपका बहुत ज्यादा है x से, मतलब x जो है, ये x डिस्टेंस जो है ये बहुत कम है, जस्ट इसके आसपास है, जिस इसके ओरिजिन सेंटर के जस्ट आसपास रखा गया है। अगर R बहुत ज़्यादा है x से तो इस x को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, और x को अगर नेगलेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, k q x की वैल्यू 0 हो गई और r² 3/2, तो ये r³ बन गया। ये आई आपकी फोर्स की वैल्यू। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें, Q कांस्टेंट वाला फोर्स चार्ज, K कांस्टेंट, कैपिटल Q जो रिंग में है वो भी कांस्टेंट, R कांस्टेंट, कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है और ये इक्विवेलेंट है किसके, F = -kx के। अगर F = -kx के इक्वल है तो यहाँ पर एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम भी आ रहा है, मतलब उस पर जो आपने डिस्प्लेसमेंट किया वापस उस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर ये कंडीशन है तो कहीं ना कहीं SHM की इक्वेशन बन गई। F = -kx किसकी इक्वेशन है, SHM की, मतलब अब वो बॉडी क्या है, ऑसिलेट करेगी। अगर वो ऑसिलेट करेगी, क्या आप उसकी टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, आप उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां से जो आएगा √k/m, ये वैल्यू आएगी √k/m। अगर आपके पास ओमेगा आ गया तो यहां से 2π/t आ गया। t क्या है, टाइम पीरियड, मतलब फिर आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ये भी आ गया तो आप इसको 2πf भी कर सकते हैं। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, आपकी फ्रीक्वेंसी भी आ गई इस SHM की। आपको ये बात समझ में आ रही है, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको, कि इस तरीके से आपकी एक प्रॉब्लम बन सकती है, किसकी, SHM की भी। बहुत शानदार चीज है, बहुत शानदार चीज है। ओके, तो ये सिंपल, ये रिवीजन है आपका, ध्यान रखिएगा इसको, और आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। ओके, अगर अब मैं बात करूं, अच्छा यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं किसकी, आर्क की। मान लो कि कोई आपका आर्क है, ओके, ये आर्क का सेंटर है यहां पर, ये a रेडियस का आर्क है, ओके, और ये एंगल बना रहा है फाई, और इसकी डेंसिटी मान लो लैम्डा, ओके, लैम्डा मान लो, और मैंने मान लिया कि टोटल चार्ज है Q, टोटल चार्ज इस पे क्या है, Q। अब मुझे बताओ, इस आर्क की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, फोर्स लगेगा इस पॉइंट पे, अगर चार्ज है तो इस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। पहली बात ये
अगर मैं सिमेट्री की बात करूं, इस सिमेट्री की बात करूं, तो कहीं ना कहीं जो नेट आएगा वो बिल्कुल बीचों बीच आएगा, बीचों बीच आएगा। अगर ये ऐसा आर्क है तो इस आर्क के बीचों बीच एक हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चे। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो कितना होता है एट ओ, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली इट इज डिफाइंड फ्रॉम के क्यू अपॉन फाई ए स्क्वायर 2 साइन पाई बाई 2। इट इज डिफाइंड विद दिस रिलेशन, आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए। मतलब सेंटर पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये रिलेशन। यहां पर फाई याद रखिएगा, इन रेडियन पुट करना है आप, इन रेडियन। यहाँ तो बच्चा आप एंगल में पुट कर सकते हैं, डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो साइन के अंदर है, पर यहाँ पर सिर्फ एंगल है तो वहाँ पर रेडियन में पुट करेंगे। यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई बात सुनो। अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका x कंपोनेंट कितना होगा, इसका y कंपोनेंट कितना होगा, ये रहा ई एक्स, ये रहा ई वाई। ओके, आपको एंगल पता है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं इस डायरेक्शन में भी और रिजॉल्व कर सकते हैं इस डायरेक्शन में भी। आपको अगर ई की वैल्यू पता है तो आप दोनों तरफ रिजॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है। मतलब आपका ई निकल गया तो ई एक्स और ई वाई भी निकल जाएगा, और आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर आप इसको, अगर ई एक्स कंपोनेंट आई कैप पता है और ई वाई आपका जो है जे वाला पता है, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं? ओके। कभी कभी देखो डिस्क का आता है, बस थोड़ा टफ ही आएगा डिस्क का। ओके, पर एडवांस में कभी कभी यूज हो सकता है इसका रिलेशन। अगर ये डिस्क है और इस डिस्क से एक्स डिस्टेंस पे मान लो इसका आर है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ ले, ये डिस्क है, फाइनाइट डिस्क है, फाइनाइट डिस्क। अब फाइनाइट डिस्क में एक्स दूरी में आपसे पूछ ले, फाइनाइट डिस्क में एक्स दूरी से आपसे पूछ ले, तो ये कितना वैल्यू होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस आर बाई एक्स का होल स्क्वायर। आई बात उसमें? ये रिलेशन बना किसका, डिस्क की वजह से एक फाइनाइट दूरी में। अच्छा, ये डिस्क अगर एक इनफाइनाइट प्लेन बन जाए, ये डिस्क जो है ये इनफाइनाइट हो जाए, तो आप जानते हैं उसका रिलेशन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन आता है, या आपने पढ़ा है गॉस लॉ से कि इनफाइनाइट का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होता है। इसको मैं उसमें कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर ये डिस्क इनफाइनाइट बन गई तो आर जो बन गया वो इन्फिनिटी बन गया। अगर यहाँ पर आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी आएगा, 1 बाई इन्फिनिटी 0 आएगा और 1 माइनस 0 फिर 1 बचेगा, और वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डिस्क बोल लो या प्लेन बोल लो, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्क क्या, वो भी प्लेन ही बन जाएगी। आई बात समझ में आपको? यहाँ तक किसी को कोई दूरी दिक्कत, यहाँ पर कोई किसी को दिक्कत? अच्छा, क्लियर। अच्छा, इसमें एक रिलेशन और आपका इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका मान लो कि हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पहली बात, अगर वो हॉलो स्फीयर है तो चार्ज सरफेस में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो सिग्मा। यहां पर भी सिग्मा क्या है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ना, क्योंकि एक सरफेस पे आपका पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहां पर भी सिग्मा होगा। अगर मैं यहां से बात करूं कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी इस हॉलो स्फीयर की वजह से, तो वो भी आप निकाल सकते हैं, वो भी आप निकाल सकते हैं। उसकी वैल्यू आती है सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन। ये चीज़ें आपको थोड़ी छोटी चीज़ें हैं, याद होनी चाहिए, ये डिराइव हो जाती हैं। हम जब रेगुलर क्लास करेंगे तो ये सारी चीज़ें डिराइव करेंगे जेई के अंदर, आपको टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। आई बस में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, सारी चीज़ें डिस्कस होंगी बच्चा। ओके, अब नेक्स्ट। अच्छा, अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब उसने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी और कांस्टेंट दे दी, चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, कांस्टेंट है। तो आप जानते हैं, सपोज ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है,
यहां पर कोई चार्ज मान लीजिए, इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, QE। अगर ये कांस्टेंट है और ये चार्ज कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आएगा और उसकी वैल्यू QE/m होगी। अगर आपका एक्सेलरेशन बच्चा कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इस पे क्या हो सकता है, अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है t टाइम पे, तो आप निकाल सकते हैं v = u + at। ये क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा और ये एक क्वेश्चन बनेगी। आई बात समझ में, आई बात समझ में। और ये पाथ क्या होगा, इसका स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्योंकि आपका पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, मैं पाथ की बात करूं, अगर देखो स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास चार्ज है और चार्ज की अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब आप कहीं भी चार्ज को रखें तो वो कहाँ जाएगा, सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, एक्सेलरेट होगा और वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो आपका मान लो जो एक्सेलरेशन है और जो इनिशियल है, u पैरेलल है a के, मतलब u और a पैरेलल, यहाँ पर भी u सपोज इस डायरेक्शन में है और a भी इस डायरेक्शन में है, तो ये स्ट्रेट ही जाएगा। और ये भी कंडीशन होती है कि u इस डायरेक्शन में है और a इस डायरेक्शन में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अपोजिट लग जाए या चार्ज की वैल्यू माइनस में हो जाए। चार्ज माइनस क्यू में हो गया मतलब फोर्स अपोजिट हो गया, फोर्स अपोजिट मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट। इस कंडीशन में मतलब अगर आपका u एंटी पैरेलल भी है तब भी आपका स्ट्रेट लाइन ही मूव करेगा, तब भी बच्चा आपका स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। और क्या, और दूसरी कंडीशन हो सकती है प्रोजेक्टाइल की, इसकी कोई दूसरी कंडीशन होगी, मतलब अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये आपका, अब जैसे मान लो कि आपका एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में है और आपका u इस डायरेक्शन में है, समझे, आपका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, u उसके अपोजिट में वर्टिकल y है, इनिशियल वेलोसिटी y है, तो कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन देगा। आई बात समझ में। अब मान लो कि आपकी एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, ये पॉजिटिव 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 और ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ऐसे, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ ऐसे, और यहां पर आपने इनिशियल वेलोसिटी दी u ऐसे, मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आया और आपने वेलोसिटी दी ये, तो क्या ये इस कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं हो रही कि टावर पे हैं आप और आपने इनिशियल वेलोसिटी दिया ऐसे और ये लगा ग्रेविटी, तो ये ऐसे जाएगा, तो यहां भी ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। आई बात में, ये चीजें आपको समझ में आ रही है। ये अगर कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो वो दूसरा फिर प्रोजेक्टाइल का ही मोशन लेगा। ओके ओके, आ जाओ नेक्स्ट। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी इमेजिनरी लाइंस है। ओके, इमेजिनरी लाइंस है। तो बेसिकली सपोज ये है, इस पे टेंजेंट जो होगा, मतलब इस लाइंस पे जो टेंजेंट होगा वो बेसिकली आपको ई देगा, ई देगा या फिर एफ देगा, क्योंकि ई और एफ में सिर्फ चार्ज से मल्टीप्लाई है तो दोनों चीज देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा और एफ भी देगा इस पे जो टेंजेंट है। दो फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करेंगी, अगर क्रॉस करती हैं तो इस पे लगने वाला एक तो ये रहा एफ और एक ये रहा एफ। अब मुझे बताओ कि एक पार्टिकल पे दो एफ कैसे होंगे, मतलब नेट फोर्स, ये नेट फोर्स है, याद रखिएगा, ये ई और एफ की वैल्यू नेट होती है, नेट। आप पे कितने भी चार्ज रखे हों उन चार्ज से ये नेट वैल्यू आएगी, तो किसी भी पार्टिकल पे एक ही तो नेट होगा, दो नेट कैसे पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इंटरसेक्ट वो नहीं करेंगी, वो लूप में भी नहीं होंगी क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है और कंजर्वेटिव लूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहां पर देखिए, यहां पर ये डेंस है, डेंस है, ओके, तो डेंसर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, डेंसर मीडियम में ये डेंसर है, तो यहां पर सपोज ए पॉइंट और ये बी पॉइंट,
यहाँ पर डेंसर नहीं है, तो ये ई ए शुड बी ग्रेटर देन ई बी होगा। डेंसर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है। और दूसरा, सपोज ये कोई चार्ज है, इस पे चार्ज लाइंस जो है ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, तो जितनी लाइंस इस पे आ रही हैं, मतलब चार्ज की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ लाइंस के। मतलब उस चार्ज पे जितनी लाइंस आ रही हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज की वैल्यू होगी। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमारा क्या करता है, लाइंस को इन्फिनिटी की तरफ भेजता है, मतलब वहां से लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, इन्फिनिटी भी जाती हैं। ये पॉजिटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में बच्चा हमारी लाइंस जो है वो टर्मिनेट होती हैं, मतलब वहाँ एंटर करती हैं। मतलब ये कंडीशन भी नेगेटिव चार्ज की है, इन्फिनिटी से नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो यहाँ तक बच्चा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फोर्स हो गया, कि जो मेजर कंसेप्ट है हमने कवर कर लिए हैं। आओ अब क्वेश्चंस करते हैं, आओ अब क्वेश्चंस करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा। ओके, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। दो चार्ज है 20 और -5, ओके, टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग द चार्जेस इतना आर हेल्ड फिक्स्ड विद अ सेपरेशन ऑफ 5, कोई दिक्कत नहीं है। एट व्हाट पोजीशन ए थर्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी प्लेस्ड, मतलब तीसरा चार्ज मैं कहां पर पुट करूं कि नॉट एक्सपीरियंस एंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। समझिएगा इसको, आपने तीसरा चार्ज कहां रखूं कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो जीरो हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाए। अब देखिए आप कहाँ रह सकते हैं, यहां भी रह सकते हैं, यहां भी रह सकते हैं और यहां भी रह सकते हैं। अब आपको सोचना पड़ेगा कहां रखूं। अगर मैं इसको यहां पर रखता हूं, अगर मैं इसको यहां पर रखता हूं, तो इस पे लगने वाला फोर्स, मान लो कि Q हमने रखा, इस 20 पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q भी पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपेल करेंगे तो इस पे लगेगा फोर्स A, ये A मान लो, ये B मान लो, तो ये लगा FA। अब ये 5 माइनस का है, ये पॉजिटिव है, ये अट्रैक्ट करेंगे तो ये भी लगा FB। अब मुझे बताओ यहाँ पर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन पे लग रहे हैं, तो ये कैंसिल कैसे करेंगे, इनका समीशन जीरो कैसे होगा, मतलब ये कंडीशन बीच में तो सेटिस्फाई नहीं होगी। ओके, अब ये यहां भी कर सकते हैं। यहां देखिए, सपोज मान लो यहाँ पर ये x दूरी पे है, ये x दूरी पे है। ओके, अगर x दूरी पे है, देखिएगा x दूरी पे है तो A से लगने वाला फोर्स पॉजिटिव चार्ज है, तो A से लगने वाला फोर्स रिपेल करेगा तो FA। B वाला जो है वो नेगेटिव है, वो अट्रैक्ट करेगा तो ये FB। तो यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, पर वहां भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आएगा। कैसे? हम जानते हैं कि F इज के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं A की बात करूं, सुनिएगा आप ध्यान से, अगर मैं A की बात करूं तो A चार्ज 20, बड़ा चार्ज, और A से दूरी देखूं तो X, छोटी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब चार्ज भी बड़ा और डिस्टेंस छोटी, मतलब चार्ज बड़ा और डिस्टेंस छोटी, तो इस FA फोर्स की वैल्यू ज्यादा आएगी। सिंपल सी बात है, आपका ऊपर वाला चार्ज बड़ा, नीचे वाला डिनोमिनेटर में छोटा डिस्टेंस, तो ये फोर्स की वैल्यू ज्यादा आएगी। अगर मैं बी की रेस्पेक्ट में देखूं, जो बैलेंस करेगा इस फोर्स को, तो बी वाला कैसे करेगा, चार्ज छोटा, ऊपर छोटा, और नीचे डिस्टेंस 5 + x बड़ा, तो और छोटा हो गया, मतलब एफ बी जो हो गया वो और छोटा हो गया। आई बस में, अरे एफ बी का चार्ज -5 छोटा 20 के रेस्पेक्ट में, और नीचे वाली डिस्टेंस भी 5 + x बड़ी, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो नेट वैल्यू और छोटी हो गई। अब इतना बड़ा उस छोटे से कैसे बैलेंस होगा, नहीं बैलेंस होगा। पर यही चीज अगर आप यहां देखें, मान लो ये x दूरी पे है, इस -5 की वजह से फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव एफ बी, और इस 20 की वजह से लगेगा फोर्स इस तरफ एफ ए।
यहां पर ये दोनों आपस में कैंसिल कर सकते हैं बच्चा, यहां पर वो दोनों कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? सुनिएगा। क्योंकि एफ ए चार्ज बढ़ा ए का 20 पर डिस्टेंस 5 प्लस एक्स, कितना एफ ए के क्यू, क्यू चार्ज रखा हमने यहां पर 20 अपॉन 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और एफ बी को देखो, एफ बी में चार्ज कितना छोटा 5 और डिस्टेंस कितनी छोटी, मतलब ये वैल्यू देखो 20 बढ़ा तो नीचे भी बढ़ा, तो ये वैल्यू छोटी हो गई और यहां पर ऊपर छोटी है बट नीचे भी छोटी है, तो कहीं ना कहीं ये रेशियो आपस में इक्वेट कर जाएंगे और यस यहीं पर ही इक्वेट करेंगे। अब कुछ नहीं करना, आपको बस यहां से वैल्यू निकालनी है। ये गया तो ये 4x² इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। ओके, और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर बच्चा आएगी x की वैल्यू। आप सॉल्व करिएगा इसको, x की वैल्यू 5 आएगी। कंसेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। अब ये एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, बहुत शानदार कंसेप्ट। तो आपको यहाँ पर ये बात समझ में आएगी बहुत क्लियरली कि यस कितनी कितनी पोजीशन हो सकती है, कहाँ कहाँ पर ये लाई कर सकता है। तो 5 सेंटीमीटर तो होगा, बट कहाँ पर, फ्रॉम -5 कूलाम ऑन द राइट साइड, कूलाम के इस तरफ, -5 के इस तरफ। ओके कूल। ओके, दिस इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िएगा इसको एक बार, इसको एक बार पढ़िएगा। आ जाओ स्क्रीन पे, देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, पॉज करके पढ़ लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है टू चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर केप्ट एट ए डिस्टेंस ओरिजिन, ये -a और ये a पे यहाँ पर चार्ज रखा q और q। ए पार्टिकल ऑफ मास m, जिसका मास m है, चार्ज -q/2 है, is placed at the origin if charge q0 is given a small displacement along the y-axis। आपने इस चार्ज को छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया यहाँ पर, जिसकी वैल्यू q/2 है, y डिस्प्लेसमेंट दिया, पूछ रहा है कि नेट फोर्स प्रोपोर्शनल किसके होगा। ध्यान सुनिएगा। अब ये जो स्टेबल है अनस्टेबल की कंडीशन हमने देखी थी, वो आपको यहाँ पर समझ में आएगी, जो हमने पढ़ा अभी देखिएगा। एक काम करते हैं, नेट फोर्स निकाल लेते हैं। देखिए, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये ए है, कंफ्यूज मत होना इससे। प्लस माइनस चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो इस पे लगने वाला फोर्स होगा ये, आई बस में, और ये वाला भी अट्रैक्ट करेंगे, तो इस पे फोर्स होगा ये। मतलब इस पे लगने वाला फोर्स F और इस पे भी लगने वाला फोर्स F, और कहीं ना कहीं दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है। अगर आप देखें, मान लो कि ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है r, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है r। अगर इस फोर्स की वैल्यू देखें तो q/2 अपॉन r स्क्वायर। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, माइनस नहीं लिख रहा हूँ। क्यों? ऑलरेडी आपने यहाँ पर डायरेक्शन शो कर दी है मेरे बच्चे। अगर आपने डायरेक्शन शो कर दिए तो फिर मैं इस डायरेक्शन से खेलूंगा ना, यहाँ माइनस प्लस से क्यों खेलूंगा, आई बस। अब देखिए, अगर आप इसको देखें, अब इस कंडीशन को देखें, बहुत सिंपल है। ये मान लो थीटा, तो ये भी थीटा,
ये थीटा तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। इस एफ के दो कंपोनेंट, एक तो ये कंपोनेंट ये रहा एफ कॉस थीटा और एक ये रहा एफ कॉस थीटा। इसका नीचे वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा और इसका भी नीचे वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये वाला आपस में कैंसिल कर जाएंगे क्योंकि फोर्स तो सेम है, cos थीटा सेम है, तो ये कैंसिल कर गए, ये कैंसिल कर गए। बचा इसमें कितना, एफ नेट कितना बचा, एफ नेट बचा 2f साइन थीटा। वेरी गुड, बहुत शानदार, ये वैल्यू बची। अब इस वैल्यू को रख लो, 2f कितना है, k q/2 अपॉन r स्क्वायर। साइन थीटा कितना हुआ, ये थीटा तो y/r, 2 से 2 कैंसल, तो ये कितना है आपका k q स्क्वायर अपॉन इंटू y अपॉन r क्यूब। ये वैल्यू आई है, पर अभी भी नहीं हुआ है पूरा क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि r तो आपको पता ही नहीं है ना। तो r को आप क्या लिख सकते हैं, मुझे बताओ, अगर ये y है, ये a है, इधर भी है इधर भी है, तो r क्या है, r क्या है, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। इस पे यहाँ पुट करिए, एफ नेट की वैल्यू क्या है, k q स्क्वायर इंटू वाई अपॉन r क्यूब, मतलब a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है मेरे बच्चे कि y इज वेरी 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 लेस देन a बहुत बड़ा है, y छोटा है, तो मैं इसको नेगलेक्ट कर दूंगा। ये कंडीशन दी ही इसलिए गई है ताकि नेगलेक्ट हो जाए। तो के क्यू स्क्वायर अप वाई अपॉन a, ये रही एफ नेट। पर अभी भी थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि यहां पर देखिए y और माइनस वाई दोनों हैं, तो आपको यहां सोचना पड़ेगा कि यार ये कहीं तो गलती हुई है। वो गलती कुछ नहीं हुई है, आपने क्या करना है, आपका मुझे देखो कि फोर्स आपका किस डायरेक्शन में है, फोर्स आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है। आई बात समझ में। बेसिकली आप जो एफ नेट फोर्स लिखेंगे वो एफ नेट फोर्स ऐसे नहीं, यहां पर माइनस जे कैप भी आना चाहिए, माइनस जे कैप आना चाहिए। तो ये बेसिकली पूरा है माइनस का जे कैप यहां पर आना चाहिए, जो आपकी डायरेक्शन भी शो करेगा फोर्स की। अगर ये डायरेक्शन शो करेगा तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। आपने इसको डिस्प्लेस किया ऊपर और इस पे फोर्स लगा नीचे, कहीं ना कहीं स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन शो कर रही है। और ये भी देखिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस, मतलब फोर्स कैन बी रिटन एज माइनस के वाई, मतलब एसएचएम की कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ से वो टाइम पीरियड पूछे, फ्रिक्वेंसी पूछे, ओमेगा पूछे, आप वो वैल्यू निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्लियर, इज इट क्लियर, वेरी नाइस, शानदार चीज, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, कोई दिक्कत नहीं थी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जितने कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, जो मैंने रिवाइज कराए हैं, सब आपकी स्क्रीन पे है। आ जाओ स्क्रीन पे, आ जाओ स्क्रीन पे, देखो पढ़िएगा, सेम चीज हम कर चुके हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब इक्वल इक्वल लेंथ पे है, कोई दिक्कत नहीं है, थिन वायर L है, चार्ज इसका Q है, चार्ज Q है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड, रॉड के सेंटर से ये डिस्टेंस है √3/2L, और ये हाफ पे है तो कितना L/2 और ये भी L/2। अब आप जानते हैं इसका रिलेशन क्या होगा, अगर दोनों की डिस्टेंस सेम है तो इस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, दूसरे वाला तो जीरो हो जाएगा। अगर इसका एंगल देखें आप,
क्योंकि आप रिलेशन क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर रिलेशन जो होता है के लैम्डा बाय आर होता है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है, ये हम जानते हैं। आ जाओ, तो ये रहा थीटा 1 और ये रहा थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 दोनों सेम होंगे क्योंकि एल ये भी सेम है ये भी सेम है। अगर मैं निकालना चाहूँ थीटा 1 कैसे निकालूंगा, थीटा वन tan थीटा 1 लिखिए, tan थीटा 1 इज व्हाट, बेस अपॉन हाइट, सो L by 2 अपॉन √3/2 L, सो बेसिकली 1/√3। थीटा 1 कितना आया 30 डिग्री और थीटा 2 भी सेम आया। अच्छा यहाँ पर क्या है, आर है, तो आर तो ऑलरेडी गिवन है, एल की टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा जो है वो चार्ज डेंसिटी है, आप जानते हैं चार्ज डेंसिटी क्या होती है। लैम्डा इज डिफाइंड एज द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टोटल लेंथ, Q by L, टोटल चार्ज को टोटल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए, के आई बस में, सॉरी आर स्क्वायर होगा, ओके। इससे पहले भी जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है तो आर स्क्वायर, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। के लैम्डा इज डिफाइंड एज Q by L, ओके। और आर स्क्वायर कितना है, √3/2 L का होल स्क्वायर। साइन 30 प्लस साइन 30 तो 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो ये तो 1 हो गया, ओके। अब वैल्यू पुट करिए, के की वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q by L, √3 का होल स्क्वायर, ओके, √3 का होल स्क्वायर। करिएगा इसको, क्या वैल्यू आ रही है, वेट, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात है, के लैम्डा बाई आर ही होगा। अरे यार ये वो नहीं है, यहां पर के लैम्डा बाई आर है, ये आर हमारी दूरी है इससे, ओके ओके ओके, ध्यान से, के लैम्डा बाई आर वैल्यू है, आई बात उसमें, आर इज द दूरी, यहां पर हमने लैम्डा जो है वो चार्ज डेंसिटी रखी है, तो के लैम्डा बाय आर ही आएगी वैल्यू, कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, 1/4πε0, ओके, Q by L इंटू 1, और ये √3 आया, यहाँ पर 2 ऊपर चला गया बच्चा, और L यहाँ पर आ गया, 2 से 2 कट गया, तो ये कितनी वैल्यू आ रही है, तो Q/2√3πε0 L स्क्वायर, वेरी सिंपल, ओके, वेरी सिंपल। तो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल चीज है भाई, यहाँ पर आर ही होता है, फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, के लैम्डा बाई आर ही होगा, ओके, पॉइंट 4 से कंफ्यूज नहीं होना। तो आंसर आपका आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, पढ़िएगा। ओके, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन पढ़ लिया,
देखो क्वेश्चन सिंपल है, ओके। आओ इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जहाँ पर फिगर हमारे पास होगी। आई थिंक दिस विल बी द आंसर। आ जाओ, यस यहाँ पर आइए। देखिए समझिएगा, क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि हमने हर कॉर्नर पे हमने क्या करा, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज दिए, ओके। क्वेश्चन में क्या बोला उसने, क्वेश्चन पढ़िएगा, आपने पढ़ा होगा कि हर कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज दिए, पर एक ओरिजिन वाला छोड़ के जिस पे माइनस क्यू दिया। आई बात समझ में, जिस पे वैल्यू क्या है माइनस क्यू, ओके। और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है सेंटर पे, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है सेंटर पे। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। मान लो कि ये रहा सेंटर, इस क्यूब का ये है सेंटर, इस क्यूब का वो है सेंटर, ओके। हुआ क्या कि हर वर्टिसेस पे तो चार्ज प्लस थे, पर एक जगह माइनस कर दिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि माइनस क्यू ना होता, इस माइनस क्यू की जगह यहां पर प्लस क्यू होता, इस माइनस क्यू की जगह यहां पर प्लस क्यू होता, तो क्या सारे चार्जेस वर्टिसेस पे हैं और सेंटर पे वो नेट जीरो करते, क्योंकि सिमेट्री बनती है हमारी। सिंपल सी बात है। आप सोचिएगा, आपके पास पूरा है तो हर जगह कॉर्नर पे है और सारे सिमेट्रिकल बनेंगे। इस वाला यहां से कैंसिल करेगा, वहां वाला वहां से करेगा, वहां से वाला वहां से करेगा, अगर सेम चार्ज होता प्लस की तो, ओके। तो एक काम करते हैं ना, हम यहां पर प्लस क्यू और माइनस क्यू ऐड कर देते हैं। अब इसी ही पॉइंट पे मैं दो चार्ज लगाता हूं, एक प्लस क्यू रखता हूं, एक माइनस क्यू रखता हूं, और मैं ये मानता हूं कि प्लस क्यू वाला, ये जो प्लस क्यू वाला है, ये बाकी सब के साथ मिलके सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को करेगा जीरो। मतलब अगर सिर्फ इस प्लस क्यू की बात करूं और ये वाला माइनस क्यू और जो पहले से रखा है माइनस क्यू, इसको छोड़ दूं, आई बात समझ में। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पर क्या चार्ज हुआ, एक हुआ प्लस क्यू और टोटल हुआ माइनस टू क्यू। क्यू माइनस टू क्यू, क्योंकि आपने अगर प्लस क्यू उसमें ऐड किया तो माइनस भी आपको ऐड करना पड़ेगा न्यूट्रल करने के लिए, और फिर माइनस क्यू पहले से है तो माइनस टी क्यू इसका नेट। तो ये प्लस क्यू वाला जो है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा आपको, ड्यू टू ऑल वर्टिसेस इक्वल टू जीरो। सारी वर्टिसेस की वजह से तो जीरो हो गया। अब आपके पास बचे क्या फोर्स, आपके पास चार्ज बचा क्या, आपके पास दो चार्ज बचे, अब सिर्फ माइनस टू क्यू बचा, और ये रहा आपका सेंटर, ये रहा आपका सेंटर, माइनस टू क्यू चार्ज बचा और ये रहा सेंटर। अब मुझे बताओ, इस आपकी कंडीशन बस यही तो हो गई है, ये माइनस टू क्यू चार्ज यहां पर और ये आपका सेंटर रहा, इसकी वजह से यहां पर निकालना है। तो कौन सी बड़ी बात है भैया, माइनस टू क्यू की वजह से आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, पर आपको वेक्टर फॉर्म में निकालना है। आपको वेक्टर फॉर्म में निकालना तो आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, फर्स्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सुनिएगा। सबसे पहले मैग्नीट्यूड कितना होगा, के टू क्यू अपॉन के टू क्यू अपॉन, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ओनली, के टू क्यू अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस। कोई मान लो ये डिस्टेंस है सपोज आर, मान लो कि ये डिस्टेंस है आर, तो टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्शन से, इसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्शन से। अब सुनिएगा, अगर ये चार्ज माइनस टू क्यू है और यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस माइनस टू क्यू की वजह से क्या आएगा, किस तरफ डायरेक्शन आएगी, क्या ऐसी डायरेक्शन नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि अट्रैक्टिव, अगर यहां पर आपको निकालना है, सपोज यहां पर आप कोई पॉजिटिव यूनिट चार्ज रखें क्यू, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये जो अट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐसे आएगा। सिंपल सी बात है, ये ऐसे ही तो आएगा।
तो ये रहा सेंटर और ये रहा आपका ओरिजिन। तो बेसिकली आपका आर कैप जो है वो क्या है, सेंटर टू ओरिजिन। अगर यूनिट डायरेक्शन निकालनी है वो तो क्या है, सेंटर टू ओरिजिन। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओरिजिन जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0 और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर भैया सेंटर पे निकालना है तो वो क्या होगा, a/2 a/2 a/2, यही तो होगा। आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं तो क्या आप यहां से लेके यहां तक का वेक्टर निकाल सकते हैं, आप वेक्टर निकाल सकते हैं। यस सर, मैं वेक्टर निकाल सकता हूं। वेक्टर कहां से, RCO से। क्यों वेक्टर निकाल रहा हूं, क्योंकि वेक्टर निकालूंगा तभी तो यहां पर, तभी तो आर कैप की वैल्यू निकाल पाऊंगा, अगर मैंने वेक्टर निकाल लिया तो। अगर वेक्टर क्या होगा, RO माइनस RC, यही तो होगा वेक्टर। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल तो 0 है सारे और C क्या होगा, a/2 I कैप J कैप प्लस K कैप। मतलब x y z कोऑर्डिनेट्स है तो इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा, RC क्या होगा, a/2 I कैप प्लस a/2 J कैप प्लस a/2 K कैप, यही होगा। तो ये वैल्यू आ गई, मैंने a/2 कॉमन ले लिया, तो आपका RCO क्या आया, माइनस a/2 बेसिकली I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप आ रहा है, यही तो आ रहा है। अगर आपको वेक्टर पता है मेरे बच्चे, तो आप क्या इसका यूनिट वेक्टर नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। मतलब क्या करना है कि इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो उस वेक्टर को। अच्छा, अगर ये आपका वेक्टर आया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो आर होगा, दैट विल बी a/2 स्क्वायर प्लस a/2 स्क्वायर प्लस a/2 स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करेंगे तो a/2 तो बाहर आ जाएगा, बचेगा a/2 अंडर रूट 3। क्या बनेगा, a/2 बाहर आ जाएगा और रूट 3 अंदर बचेगा। ये रहा मैग्नीट्यूड। अब ये वैल्यू बस यहां पर पुट ही तो करनी है, कर दो पुट। ए की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू, आर कैप क्या है, आर वेक्टर अपॉन आर, तो आर के क्या वेक्टर है, माइनस a/2 आई कैप J कैप K कैप है अपॉन आर, एक आर स्क्वायर ये रहा और एक आर यहां से आया तो आर क्यूब बन गया, आर क्यूब बन गया। और आर क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब, तो a/2 रूट 3 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या वैल्यू आएगी, देखो 2 का क्यूब ऊपर चला गया, कहाँ लिखें, कहाँ लिखें इसको, कहाँ लिखें इसको, 2 क्यूब अच्छा ये 2 से टूट गया, ये 2 से टूट गया और ये 2 का क्यूब 8 ऊपर आ गया, ओके। रूट 3 का क्यूब, यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन पहले से है और 3 रूट 3 आ गया, 3 रूट 3 आ गया। यहां पर ए क्यूब से ए हट गया तो ए स्क्वायर आ गया, ये 4 2 जा, ये 2 से कट गया। सिर्फ कैलकुलेशन है, फिर देखो -2q यही वैल्यू आ रही है, एक्स कैप वाई कैप जे कैप जो है वो आई कैप जे कैप के कैप ही है। सिंपल वैल्यू, समझ में आ रहा है आपको, ये कुछ शानदार क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं आपको, आप समझिएगा। यहां पर हम वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस करवा रहे हैं, मतलब आपको सारी वैरायटीज में दे रहा हूं जो इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड में बन सकती हैं, वो वैरायटीज आपको डिस्कस कराई जा रही है और बड़े अच्छे ही ढंग से कराई जा रही है, ताकि आपका वो कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए, कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें उसमें मिल जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे बच्चे। आप बस कंसेप्ट स्ट्रांगली सीखिएगा, आपको कंसेप्ट बहुत स्ट्रांगली सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चा देखिएगा, इसको बढ़िया क्वेश्चन है, भी शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा।
देखो आ जाओ, आ जाओ, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, चार्ज q इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वही इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने चार्ज को छोड़ा, पूछ रहा है कि वेलोसिटी और x में रिलेशन बताओ। तो आप जानते हैं कि जब a होगा वो f बाई m होगा और इसकी वैल्यू q e बाई m होगी, एंड a इज डिफाइंड एज v dv बाई dx। ये हम सब जानते हैं कि एक्सलरेशन को dv बाई dt भी लिख सकते हैं और v dv बाई dvx भी लिख सकते हैं। तो ये q e बाई m इंटू dx और v dv कर दीजिए इंटीग्रेट। और पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, ओके, और ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ 0 रेस्ट पे, और यहाँ पर v, यहाँ पर सपोज कोई x आ गया, तो कितना आया ये क्यू ई बाई एम एक्स आया और ये v स्क्वायर बाई 2 आया। ये इक्वेशन आपके पास आई है। अब मुझे बताओ कि ये कौन सी बड़ी इक्वेशन है। आप जानते हैं कि 1 की पावर 1 1 की पावर 2 तो पैराबोला बनेगा, सिंपल सी बात है, पैराबोला बनेगा। किसके अबाउट पैराबोला ओपन होगा? जिसकी पावर 1 है, जिसकी पावर 1 है उसके अबाउट। किसकी पावर 1 है? x की। कौन से? पॉजिटिव x, यहां पर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x के अबाउट ओपन होगा, पॉजिटिव x के अबाउट ओपन होगा। ये रहा आपका vx का ग्राफ, मतलब नीचे नहीं जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा। यही बस, यही बस सुनो। अरे छोड़ी, मैथमेटिक्स तो आपको आती है ना इतनी, तो मेरे बच्चे ऐसे ओपन हो, आई बस में ऐसे ओपन। तो यही रिलेशन इसका, ठीक है, बहुत सिंपल, को बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़िएगा इसको। ओके, आ जाओ, स्क्रीन पॉज कर लो और क्वेश्चन रीड कर लिया आपने। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा। देखो मैंने सारे कंसेप्ट आपको रिवाइज किया है, अगर आपने वो ध्यान से सुने। ये जो सेशन है ना, ये आपके रिवीजन प्लस प्रैक्टिस दोनों है, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। आप जितने भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं अब वो क्वेश्चन से आपके रिवाइज हो रहे हैं, क्वेश्चन से आपके वो कंसेप्ट को रिवाइज किया जा रहा है। आई बस में बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल सेशन है, जरूर देखिए और जरूर इसको नोट डाउन कीजिए। और प्रॉब्लम जितनी दिखा रहा हूँ सारी बेहतरीन वेराइटीज़ की प्रॉब्लम है, बढ़िया वेराइटीज़ की प्रॉब्लम है, आपको फील आएगा, आपको मज़ा आएगा। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, सुनिएगा, चार्ज ए और बी। अब पूछ रहा है कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। आप सब जानते हैं कि चार्ज यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो जरूर ये नेगेटिव होगा। यहां से चार्ज जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। नंबर ऑफ लाइंस की बात की जाए, नंबर ऑफ लाइंस, मैंने बोला था आपको कि चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग या टर्मिनेटिंग। इस चार्ज पे लाइंस की काउंट करो, ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लाइंस है तो 11 के प्रोपोर्शनल है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा? ए की वैल्यू ज्यादा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, काम खत्म। आई बस में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यही आंसर होना चाहिए। एक और क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा ऐसे कंसेप्ट का क्वेश्चन करके। ये जेई के लेवल है आपका, जेई मेंस प्लस एडवांस, दोनों दोनों के लिए ये लेवल है, समझिएगा इसको, ऐसे नहीं कि हवा में। आ जाओ स्क्रीन पे, आ जाओ स्क्रीन पे, देखिए पढ़िएगा। ए फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर इज एफ। ओके, 2 पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास, इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं, और मान लो कि R डिस्टेंस की दूरी है।
इनके बीच में फोर्स F है जब ये वैक्यूम पे है। अगर इनके बीच में मीडियम आ गया, सुनिएगा, अगर इनके बीच में मीडियम आ गया और कहां पर, सिर्फ 1/3 पे, शानदार चीज, मतलब क्वेश्चन को समझिए। मतलब सिर्फ 1/3 पे आपका मीडियम आ गया कोई, और जिसकी वैल्यू है 4, तो फोर्स कितना होगा? बढ़िया क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे? पूरे पे मीडियम आता तब तो बहुत इजी था प्रॉब्लम, पूरे पे मीडियम आ जाए तो बहुत इजी है। देखो हम क्या करते हैं, आप जानते हैं कि मीडियम के आने से फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। कैसे? आपका जो ये फोर्स है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बेसिकली इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1 अपॉन, अगर ये है वैक्यूम में, अगर ये मीडियम में है तो बेसिकली 4 पाई मीडियम का आता है, जो एप्सिलॉन आपका वैक्यूम का था वो मीडियम का हो जाएगा। और इस मीडियम को आप लिख सकते हैं E0 इंटू ER। इस मीडियम की वैल्यू को लिख सकते हैं E0 इंटू ER। तो E0 तो कांस्टेंट है, ये टर्म तो पूरा F हो गया, ये डिवाइड हो गया सिर्फ ER से, एप्सिलॉन R से, और इसकी वैल्यू 4 है, तो कहीं ना कहीं फोर्सेस रिड्यूस हो गए, इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाला मीडियम की वजह से रिड्यूस हो गए। अब मैं आपको बताऊं फोर्स रिड्यूस कैसे होता है। एक तरीका फोर्स रिड्यूस का ये भी है कि आप डिस्टेंस बढ़ा दो, इनकी लेंथ बढ़ा दो। आई बस में, मतलब ये R का है, अगर सपोज बाय फोर्स से रिड्यूस हुआ तो मैं वैक्यूम में भी रिड्यूस कर सकता हूं और उसके इक्विवेलेंट कर सकता हूं। कैसे? मैं वैक्यूम में इसकी डिस्टेंस को बढ़ा दूंगा। कब तक बढ़ाऊंगा? जब तक वो वैल्यू बराबर ना आ जाए। अब सुनिएगा, मतलब अगर ये मीडियम पे है तो मैं इसको लिख सकता हूं, कैसे? 1/4 पाई एप्सिलॉन, ER की वैल्यू 4 है, Q1 Q2 R स्क्वायर है, तो ये पूरा बन गया आपका 1/K, इसको मैंने K कर दिया, और Q1 Q2 4 को मैं अंदर ले गया। सुनिएगा, बहुत शानदार कंसेप्ट है। मतलब मैंने क्या करा, मैंने इस 4 को रेडियस के, इसके सेपरेशन के अंदर ले गया। अब क्या है, ये सेम चीज मैं वैक्यूम में, जो मीडियम की वजह से फोर्स को रिड्यूस हुआ था, मैं वही चीज वैक्यूम में भी कर सकता हूं, पर बस मुझे रेडियस कितनी करनी पड़ेगी? 2R करनी पड़ेगी। ये अगर आप इसको देखें, ये टर्म जो है बेसिकली ये क्या है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि सेम चीज करूंगा, पर मैं रेडियस जो है इसको मान लो कि ये सपोज R न्यू है, बस मैं न्यू जो है, जो नई रेडियस है, मैं उसको 2R लूंगा, तो मेरा वैक्यूम वाला फोर्स भी सेम आएगा। मतलब अगर मैं इसको यहाँ करूँ और इसको यहाँ करूँ और ये 2R कर दूँ, इसको 2R कर दूँ, ये Q1 कर दूँ और ये Q2 कर दूँ, अब यहाँ पर मैं वैक्यूम फोर्स निकालूँ, तो K Q1 Q2 अपॉन 2R का स्क्वायर, मतलब वो मीडियम वाला फोर्स वैक्यूम के बराबर है, पर यहां पर आपको सेपरेशन ट्वाइस करना पड़ेगा। अब सेम कंसेप्ट यहां पर लगेगा, अगर मीडियम सिर्फ R/3 पे है, तो अगर मैं इस पूरी, अब यहां पर मीडियम आ चुका है और यहां पर मीडियम है, यहां पर वैक्यूम है, अगर मैं इस मीडियम को भी वैक्यूम में कन्वर्ट करना चाहूं तो बेसिकली इस R को मैं ट्वाइस करूंगा और वैक्यूम 2R/3, और ये तो ऑलरेडी जो वैक्यूम वाला है ये 2R/3 ही है, ये तो ऑलरेडी 2R/3 है, तो वैक्यूम के केस में ये कितना बन गया? 4R/3। मतलब ये वाली कंडीशन सेम अप्लाई कर दो वैक्यूम में, पर आप डिस्टेंस लो 4R/3, तो क्या करो, F = K Q1 Q2 अपॉन 4R/3 का
होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 9 ऊपर जाएगा, 16 नीचे आएगा और k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये नया है, ये न्यू है। ये एफ न्यू क्या है? एफ मीडियम ही है एक तरीके से। और ये कितना आया? 9/16 एफ वैल्यू, जो ओरिजिनल एफ थी उसका 9/16। शानदार क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। फील आ जाएगा आपको। अगर पूरे में मीडियम देता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सीधा 4 से डिवाइड होता, काम खत्म। पर उसने आधे में दिया तो मुझे आधे को कन्वर्ट करना पड़ा किस पे? मीडियम पे। उसकी डिस्टेंस को कन्वर्ट करना पड़ा मीडियम पे। फिर मैंने टोटल डिस्टेंस निकाली मीडियम के वैक्यूम के अकॉर्डिंग और कन्वर्ट करना पड़ा वैक्यूम में। और फिर मैंने टोटल डिस्टेंस निकाली वैक्यूम में कितनी होनी चाहिए? 4r/3। उसको मैंने चेंज कर दिया किससे? वैक्यूम से। इस पूरी कंडीशन को मैंने चेंज कर दी किससे? इस पूरी कंडीशन को मैंने चेंज कर दी किससे? वैक्यूम से। Q1 Q2 और वैक्यूम ही रहेगा, पर डिस्टेंस जो है वो 4/r/3 लेनी पड़ेगी, तब जाके ये इक्विवेलेंट बनेगा इसके। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फील आ जाएगा आपको। इस तरह की वैरायटी करोगे, ये एडवांस की प्रॉब्लम समझो आप इसको, इतनी आसान प्रॉब्लम्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िएगा इसको। क्वेश्चन पढ़िएगा। ओके, आ जाओ। पढ़ लिया क्वेश्चन आपने? 3 charges are placed at the 3 corner of the equilateral triangle। आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 चार्ज किए, उसके कॉर्नर पे प्लेस किया, कोई दिक्कत नहीं है। ए फोर्थ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, सेंटर पे किया। और बताओ कि रेशियो Q/Q का कितना होगा कि पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पे हो। शानदार, बहुत बेहतरीन। ये चार्ज थे Q Q Q। कह रहा है कि सेंटर पे कितना चार्ज रखो कि ये Q/Q का रेशियो भी निकालो कि ये सिस्टम अब इक्विलिब्रियम पे हो। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है माय डियर, तो इसका हर पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है, हर पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है। निकाल लेते हैं ना, मैं ये पार्टिकल कंसीडर करता हूँ। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है आपको? ये पार्टिकल मैंने कंसीडर किया। अब इस पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स वो मैं निकालूंगा। इस पार्टिकल पे इस Q की वजह से लगेगा डायरेक्टली नीचे, ओके। इस पार्टिकल पे इसकी वजह से लगेगा डायरेक्टली ऐसे। आई बात में? ये कितना? मान लो कि एफ क्यू, ये भी एफ क्यू है और ये भी एफ क्यू की वजह से। अब इस देखो, ये दोनों अगर ये नहीं होता चार्ज, ये नहीं होता, तो ये दोनों का रिजल्टेंट कहीं ऐसे आता, इसके बीच में आता। इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बीचों बीच में आता, क्योंकि ये भी सेम ये भी सेम, तो एक्चुअली में इसका रिजल्टेंट कैसे आता? ये आता। ये इसके बीचों बीच आता कोई रिजल्टेंट इनका। एफ क्यू एफ क्यू। अगर ये ना होता तो इनका रिजल्टेंट बीचों बीच आता। अगर ये है, ये है, तो ये बैलेंस करना चाहिए इसके रिजल्टेंट को, तभी तो नेट फोर्स 0 आएगा। कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं, वैसे तो मैं बहुत शानदार तरीके से कर सकता था इसको कि सारे फोर्सेस को एक्स वाई में तोड़ के और उनका रिजल्टेंट निकाल के 0 कर देता, वो भी तरीका था। पर मैं कॉमन सेंस लगाऊं तो मुझे इतना पता है कि ये वाला क्यू फोर्स जो है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे फोर्स इस वाले को बैलेंस करना चाहिए, जो जो इनका रिजल्टेंट है। ये इसका एफ नेट है। आई बस में मतलब इसको बैलेंस करना चाहिए। अब सुनिएगा, अब ये बैलेंस कैसे करेगा? ये तो इस तरफ लग रहा है, तो जरूर ये माइनस में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये माइनस में होगा तब जाके यहां पर फोर्स ऐसे आएगा। फिर ये वाला फोर्स
और ये वाला फोर्स आपस में कैंसिल करेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्टेंट और इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। अब सिंपल सी बात है, मैं आपसे पूछूं ये टोटल एंगल 30, तो ये भी कितना 30, और ये पूरा 60 था तो ये कितना 30, और ये भी 30। अब इसका कंपोनेंट यहाँ कितना होगा इस लाइन में, मतलब इस लाइन में फोर्स बैलेंस होने चाहिए, तो इसका कंपोनेंट कितना होगा एफ क्यू कॉस 30। इसका कंपोनेंट कितना होगा सेम एफ क्यू कॉस 30। अरे सिंपल सी बात है, मैं इसका भी कंपोनेंट ले रहा हूँ, इसका भी ले रहा हूँ, और इस ये लाइन के फोर्स बैलेंस होने चाहिए किससे, इससे। मान लो कि ये डिस्टेंस है आर, ये पूरी है ए, ये आधी है a/2, ये आधी है a/2। तो क्या होगा, जो ये छोटे वाला फोर्स है एफ क्यू शुड बी बैलेंस्ड बाय क्या 2F(q) cos 30। आई बात समझ में? अब देखिएगा, अब आपको बस वैल्यू पुट करनी है, तो मुझे बताओ यहां पर लगने वाला फोर्स Q था, तो यहां पर लगेगा एफ क्यू माइनस क्यू लिया, ये समझ में आ गया, क्योंकि माइनस लोगे तभी ये वाला फोर्स अपवर्ड आएगा इसकी वजह से, और तभी ये नीचे वाले को बैलेंस करेगा, अदरवाइज बैलेंस होंगे नहीं। अगर ये भी पॉजिटिव हो गया तो ये भी नीचे आएगा, फिर कहाँ बैलेंस होंगे। और ये डिस्टेंस r², 2k(q) इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस इसके और इसके बीच में, और इसके बीच में क्यू ही ए ही है, तो a² cos 30 हमारा √3/2। बात खत्म। अब बस सॉल्व कर लीजिए। अब मुझे बताओ कि r की वैल्यू कितनी होगी, बस आपको r की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको r की वैल्यू निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल 30 से। आप देखो, आप cos 30 करो, cos 30 कितना होगा बच्चा, cos 30 होगा a/2 बाय r। तो r हो गया a/2 cos 30 √3/2, 2 से 2 कटे a/√3 आ गया। अब इसको यहाँ पुट करो, तो k से k गया, q से q गया, और q बचा ये, यहाँ r², तो a² बाय √3 का स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसल, यहाँ a², ये q इंटू √3, a से ये कटा, और q बाय q कितना आया, √3/3 इज इक्वल टू 1/√3। आई बात समझ में? शानदार क्वेश्चन का शानदार एक्सप्लेनेशन, बिना कोई दिक्कत के। वैसे आप इसको एक्स और वाई में तोड़ के भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। ओके, क्लियर? क्लियर बच्चा? बहुत सिंपल और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत सिंपल और बढ़िया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन। ओके, अब आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा। ये कंडीशन दी है, आ जाओ मैं ही पढ़ता हूं क्वेश्चन। टू स्मॉल स्पेयर्स मास m1 m2, मतलब कुछ नहीं किया इसने, आप फिगर देखिए, मास m1 m2 को हैंग किया, L1 L2 को किया, θ1 θ2 दो एंगल फॉर्म कर रहे हैं ऐसे ऐसे, क्योंकि ये आपस में चार्जेस भी हैं Q1 Q2, तो फोर्सेस लगेगी कहीं ना कहीं, ऐसे बैलेंस होंगे। आई बस में अब पूछ रहा है, अगर कंडीशन θ1 इज इक्वल टू θ2 होनी है, अगर θ1 इक्वल टू θ2 हो जाए तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। आ जाओ सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा। अगर मैं ये कंडीशन लूं तो मैं जानता हूं इस ये जो चार्ज हैं आपस में, इनकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे आएगा इस पे, और यहां पर टेंशन T1 आएगी, ये भी मैं जानता हूं। यहां पर नीचे वेट आएगा m1g, सबको पता है। इस T1 के दो कंपोनेंट होंगे, ये θ1 तो ये भी θ1, तो T cos θ1, और ये होगा T1 sin θ1। सिमिलरली यहां पर भी कंडीशन होगी, Fe यहां पर होगा, देखो Fe सेम होगा, क्योंकि Fe क्या होगा आपका K Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम, वो इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है, Q1 Q2 दोनों में आ रहा है, तो एफ ही सेम है। यहाँ पर टेंशन T2 है, यहाँ पर वेट M2G है, तो ये भी ऐसे रिजॉल्व होंगे, बात खत्म। अब सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पर बैलेंस करता तो मैं बैलेंस करता T1 cos θ1 शुड बी बैलेंस बाय M1G और T1 sin θ1 शुड बी बैलेंस्ड बाय FE। अब मैं इसको डिवाइड करना चाहूँगा तो tan थीटा, मैं ऊपर से कर रहा हूँ, tan θ1 शुड बी इक्वल टू FE बाय M1G। यही तो होगा इस वाले के लिए। और सिमिलरली सेकंड वाले के लिए भी क्या होगा, tan θ2 शुड बी इक्वल टू FE बाय M2G। सेम सेकंड वाले के लिए भी होगा, इसके लिए भी यही कंडीशन आएंगी सेम। अगर θ1 θ2 सेम हो गए तो मतलब आपका क्या हुआ, आपका क्या हुआ कि FE बाय M2G शुड बी इक्वल टू FE बाय M1G। अगर tan θ1 tan θ1 θ2 सेम हो गए तो दोनों आपस में सेम हो गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, FE बाय M2G FE बाय M1G सेम हो गए। और FE दोनों में सेम है क्योंकि वहाँ तो कोई रिलेशन में चेंज हुआ ही नहीं, तो M2 शुड बी इक्वल टू M1, दैट इज द रिलेशन। कितने शानदार तरीके से किया। आई बात समझ में, आई बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत प्यारे ढंग से हमने इसको सॉल्व किया। आई बात समझ में, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये पक्का 100% θ1 θ2 वाली भी सेटिस्फाई होगी। ओके, एक क्वेश्चन पढ़िएगा। आ जाओ स्क्रीन पे। ओके सुनिएगा, देखो 5 चार्जेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁵ रखा है, मास 1 kg है और प्लेस सिमेट्रिकली अबाउट द मूवेबल सेंट्रल चार्जेस, मैग्नीट्यूड इतना। मतलब क्या किया है इसने कि सब में चार्ज रखा हुआ है। द चार्जेज एट P1 इज रिमूव्ड, अब P1 पे चार्ज इसने रिमूव कर दिया। द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंट्रल चार्ज पूछ रहा है कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंट्रल चार्ज कितना होगा। 5 चार्जेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁵, हर जगह 10⁻⁵ का चार्ज रखा गया है, हर जगह। और सेंट्रल पे कितना है, 5 × 10⁻⁻⁵। तो कंडीशन इस टाइप की है, सुनिएगा, कंडीशन इस टाइप की है, मतलब मान लो कि P1 पे चार्ज नहीं था, वही कंडीशन बोल रहा है कि P1 पे चार्ज नहीं है। अगर P1 पे चार्ज नहीं है तो मैं एक काम करता हूं, बाकी सब में 10⁻⁵ चार्ज है। कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं सीधा कंडीशन ले रहा हूं, पहले चार्ज था हटाया छोड़ो, कंडीशन ये है कि P1 पे कोई चार्ज नहीं है। अब क्या करूंगा मैं कि मैं एक काम करता हूं, मैं प्लस 10⁻⁵ और माइनस 10⁻⁵ ये दोनों चार्ज रखता हूं P1 पे। मतलब चार्ज नहीं है तो चार्ज 0 होना चाहिए था, तो मैंने एक पॉजिटिव रखा एक माइनस रखा। अब क्या हुआ इसमें, आप सुनिएगा, ये हमारा अगर देखें पेंटागन है तो कहीं ना कहीं प्लस वाले जितने भी चार्ज हैं, प्लस वाले जितने भी चार्ज हैं, चाहे प्लस वाला चार्ज ये हो, सॉरी ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये सारे प्लस वाले चार्ज आपस में कैंसिल कर जाएंगे ड्यू टू सिमेट्री। आई बात समझ में, मतलब ये सारे पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो आपस में कैंसिल कर जाएंगे ड्यू टू सिमेट्री। बचेगा क्या चार्ज, बचेगा ये वाला और ये वाला। अब दो चार्ज आपके पास बचे माय डियर, अब दो चार्ज की वजह से फोर्स कितना होगा, आप जानते हैं फोर्स की वैल्यू कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर। ओके, और इसने क्वेश्चन में दिया है कि सारी सेंटर से डिस्टेंस यहां भी यहां भी यहां भी 1 मीटर है। ये क्वेश्चन में दिया, नीचे दिया भी दिखाऊंगा आपको, नीचे दिया, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये सब जगह इसने 1 मीटर दिया है, ओके, ये 1 मीटर दिया है इसने। अब आप क्वेश्चन लगाओ,
तो k की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना 10⁻⁻5 ले लो, Q2 कितना 5 इंटू 10⁻⁻5 ले लो। R1 का इसका ये F इजिकल टू मास इंटू एक्सलरेशन ऑल्सो, मास कितना 0.5 इंटू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, एक्सलरेशन की वैल्यू क्या आएगी 9, एक्सलरेशन की वैल्यू क्या आएगी 9। आई बात समझ में, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो एक्सलरेशन ऑफ द सेंट्रल चार्ज, सेंट्रल चार्ज की बात कर रहा है, सेंट्रल चार्ज की बात कर रहा है। तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो ये लगेगा फोर्स पे, अट्रैक्ट करेंगे तो अपवर्ड आएगा, आएगी बस में। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा 9 अपवर्ड। ओके देखिएगा ये रहा 1 मीटर दिया, ठीक है। ओके सो आंसर आपका ये बन गया, खत्म। एक लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, स्क्रीन पॉज करके करना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नेगेटिव चार्जेस। 2 नेगेटिव चार्ज है बच्चा, 2 नेगेटिव चार्ज है, -q है और -q है। तो इनकी वजह से पूछ रहा है, सर्कुलर लूप हो नहीं सकता, खत्म। स्ट्रेट लाइन कैसे होगा, 2 नेगेटिव चार्ज हैं तो कुछ ना कुछ तो वेरिएशन आएगा। ये वाला पोर्शन देखिएगा, यहां भी एंट्री और इस पे भी एंट्री, एक मिनट ऑप्शन देखिए सारे, यहां से भी एंटर हो रहा है, इधर भी एंटर हो रहा है, तो ऑप्शन क्या बचेगा हमारा, ये वाला लास्ट ऑप्शन, क्योंकि बीच में हमारा इनफाइनाइट तक वैल्यू जाएंगे। ये आप क्वेश्चन अपने सामने किया ही है, ये सिंपल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं इसको। तो दिस इज बी द आंसर। ओके सो ओके बच्चों, तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा। तो ये कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन था, हमने बहुत अच्छे से पूरा सेशन किया है, मज़ा आया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। हमारी ऐप को इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें और इसमें जाके पूरा एक्सप्लोर करें, आपको कंटेंट मिलेगा, पढ़ने को सब कुछ मिलेगा। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट हमारी एमबाइब की लेंस ऐप, जिन लोगों ने नहीं की है वो कर लें, बहुत यूज़फुल है, स्कैन करके मॉडल्स और एनिमेशन को देखिए। सो होप बच्चों आपको सेशन बढ़िया लगा होगा। आज का सेशन के लिए थैंक यू सो मच। Keep imbibing. We believe in you.